हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे विजन आईएएस मंथली मैगजीन के जुलाई करंट अफेयर्स से सोशल इश्यूज़ वाला टॉपिक। ठीक है, तो इधर हम डिस्कस करेंगे इंडिया स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। तो अगर आप 2025, 26, 27 के लिए तैयार कर रहे हैं या आगे भी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये मतलब एक सदाबहार लाइक टॉपिक है। और अभी तो ये काफ़ी न्यूज़ में ही रहा था क्योंकि ओलंपिक्स में जो भी हुआ उसको लेके। तो 2025 में तो ये मतलब एक पक्का सा क्वेश्चन बन ही सकता है। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो इसमें से बनता ही बनता है। तो हम देखते हैं। हाँ, इससे पहले आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो जान लें कि हमने इधर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी पूरे के पूरे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिए हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तरफ से। ठीक, तो आप उनको भी देख लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये न्यूज़ में क्यों है कि भाई अभी जो हमारे इंडिया की जो रैंकिंग है वो फेल की है, वो गिरी है। पहले टोक्यो में टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए थे ना 2020 में, यहाँ पे हमारी रैंकिंग 48 थी। अब रैंकिंग हो गई है 71। पेरिस ओलंपिक्स में, ओलंपिक्स आप लोग जानते होंगे कि हर 4 साल में आता है, तो अब 2028 में आने वाला है। तो इंडिया ने जो है सिर्फ 6 मेडल्स जीते हैं। और इससे इतने मेडल जीते थे तब भी कितना हम लोग एक्साइटेड हो रहे थे। पर हम लोग को जानना होगा कि ना हम 48, 50 इतने इतने ज़्यादा मेडल्स जो हैं बाकी देश जीत के गए हैं। ठीक है, तो 6 मेडल्स जो है वो हमने जीते हैं। और हम लोग हमेशा ना चाइना की बुराई करते रहते हैं, चाइना चाइना चाइना। तो मालूम है चाइना की भी करीब 16 या 25 गोल्ड मेडल्स ऐसे कुछ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक भी मेडल, मतलब डेटा रॉन्ग हो सकता है लेकिन कुछ करीबन इतना ही इतने उसके टोटल मेडल्स जो है वो रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया है। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक्स में तो हमने एक गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीते थे। इस बार हमारे पास 0 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है ना। टोटल 6 मेडल्स हैं और टोक्यो में 7 थे। तो भैया पेरिस जो है, इतना सब कुछ, इतनी मतलब इतनी गंदी सिचुएशन होने के बाद भी मतलब हमारा स्टैंडर्ड इतना लो है स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में कि ये हमारी 3rd बेस्ट परफॉर्मेंस रही है ओलंपिक में। ठीक है, रियो 2016 से तो बेटर ही रही है जहाँ पे हमें सिर्फ 2 मेडल से एग्जिट करना पड़ा था। ये जो डिक्लाइन है ये कंट्रास्ट करता है। देखो अभी क्या हुआ था, जैसे कि ये 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और जो 2021 के समर डेफलिम्पिक्स हुए थे, उसमें हमारी परफॉर्मेंस जो थी वो इम्प्रूव्ड थी। लेकिन हमारी यहाँ पे ओलंपिक्स में यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस गिर गई। इसलिए जो रीसेंट ओलंपिक्स हैं ये हाईलाइट करते हैं इंडिया के स्पोर्ट इकोसिस्टम में जो गैप्स हैं उसको हाईलाइट करते हैं। इतने सारे हमने मल्टीपल इनिशिएटिव्स ले रखे हैं। इतने मल्टीपल इनिशिएटिव्स लेने के बाद भी हमारे इंडिया की स्पोर्ट इकोसिस्टम में अभी काफ़ी सारे गैप हैं। ये साफ साफ ये ओलंपिक्स दर्शाता है। तो कैसा है इंडिया का स्पोर्टिंग इकोसिस्टम, तो देखो सबसे पहले जान लो प्रीलिम्स में अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि स्पोर्ट्स एक सेंट्रल सब्जेक्ट है शेड्यूल 7 के अंडर, तो नहीं, स्टेट स्पोर्ट्स जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रमोशन की, डेवलपमेंट की, स्पोर्ट्स की हमारी कंट्री में, ये किस पर है? ये पूरी की पूरी स्टेट्स पे है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना और जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो किस पे लाई करती हैं? वो स्टेट्स पे लाई करती हैं। तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी स्कीम्स लाती रहती है और जो स्टेट्स के एफर्ट है उनको सप्लीमेंट करती है। स्पोर्ट जो है वो रेवेन्यू भी जनरेट करता है। जी हाँ, स्पोर्ट्स जो है हम लोग कहते हैं ना कि इतना इतना पैसा हमने इस प्लेयर पे लगाया, उस प्लेयर पे लगाया, तो भाई ये इसका हमें गिव अवे भी मिलता है। बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो जनरेट ये करती है। तो भाई जैसे हमारी कंट्री की जो सॉफ्ट पावर, ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, अगर आईआर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका एग्जांपल एज अ स्पोर्ट भी लिख सकते हैं। इसको ही कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, कि हम पढ़ किसको रहे हैं? हम स्पोर्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने वहाँ पे कीवर्ड देख लिया सॉफ्ट पावर। तो आईआर में अगर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी आप लिखें तो एग्जाम्पल में स्पोर्ट्स भी लिख सकते हैं। तो रेवेन्यू भी जनरेट करती है और सॉफ्ट पावर जो है कंट्री की उसको भी बढ़ाती है ये स्पोर्ट्स। ठीक है, और एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी है इसका जनरल हेल्थ और प्लेयर्स के वेलबींग में। इन सब बेनिफिट्स के बावजूद भी सिर्फ 6% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है, जो कि काफ़ी कम है बाकी कंट्रीज़ की। क्यों? क्योंकि यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जैसी कंट्रीज़ में 20% है। और अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ पे 60% पार्टिसिपेशन है लोगों का, पॉपुलेशन का स्पोर्ट्स में।
अब चैलेंजेस क्या हैं इस इंडिया के स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में, तो भाई काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहली तो है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इश्यूज। इतनी ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है हमारी इंडिया, इसके बावजूद भी सिर्फ 117 एथलीट्स भेजे थे हमने पेरिस ओलंपिक्स में। अगर हम इसको कंपेयर करें यूएस में, तो यूएस में लगभग 600 और 550 फ्रांस में और 460 करीब ऑस्ट्रेलिया ने भेजे थे। ये तो इसका आधा भी नहीं हमने भेजा है। ये क्यों है? क्योंकि हम लोग अर्ली स्टेज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर ही नहीं पाते और इन एडिकेट स्काउटिंग मैकेनिज्म है। हमारे इधर इंडिया में इतना यूथ भरा हुआ है, पबजी खेल रहा है। अगर हम लोग चाहें तो एक एक को उनके घरों से उठा के और स्पोर्ट्स में इंडल्ज कर सकते हैं और उनके पेरेंट्स को भी परसुएट कर सकते हैं। देखो गाँव में ना, आई हैव सीन, है ना, माई मदर इज़ अ वर्किंग वूमन, शी वर्क्स इन अ विलेज गवर्नमेंट जॉब में। तो वहाँ पे बच्चे जो है वो इतने एक्टिव हैं, इनकी पूछो मत। पर ये है ना कि उनके टैलेंट को, है ना, मतलब वो लोग नदी तो ऐसे पार कर लेते हैं पता ही नहीं चलता। तो स्विमिंग जैसे स्पोर्ट्स में हम उनको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं अगर हम एक ऐसा मैकेनिज़्म ले आएँ तो। फिर आता है रिसोर्स कंस्ट्रेंट, कि इंडिया का जो स्पोर्ट बजट है वो काफ़ी कम है अगर हम दूसरी कंट्रीज जैसे कि यूएस, जर्मनी, चाइना से कंपेयर करें जो। और अगर बजट हम अलोकेट कर भी देते हैं तो फंड अंडर यूटिलाइजेशन है एक बहुत बड़ा इशू। कैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल देखें कि खेलो इंडिया स्कीम में हमें 500 करोड़ जो है वो अलोकेट हुए थे, लेकिन हमने लगभग 300 करोड़ जो है उसका यूज़ किया। बाकी के 200 करोड़ कहाँ गए पता ही नहीं चले। ये हमारी 2019-20 का डेटा है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, उसके द्वारा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स भी हैं काफ़ी सारे। स्पोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ रिक्वायर्ड तो है। तो ये हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड है। अगर हम स्टेडियम्स भी हमारे यहाँ बहुत कम है। हमने देखा है काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसे हम, है ना, एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही स्टेडियम है या आसपास कोई खेल के मैदान ही नहीं है, और मैदान है तो कोई कोच करने वाला नहीं है। अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात देखें तो वहाँ पे भी अंडर डेवलप्ड स्टेट्स जैसे कि बिहार, झारखंड, वहाँ पे भी सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं दे रहा है। अगर हम हमारी एग्जांपल लें, हमारे स्कूल का एग्जांपल लें, हम काफ़ी अच्छे स्कूल से, हमारे एरिया के काफ़ी अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पे स्पोर्ट्स इको सिस्टम इतना ख़राब था कि पूछो मत। अभी ही थोड़ा ठीक हुआ है। और हमारे स्कूल में बायसनेस इतनी थी कि हमारे यहाँ सिर्फ स्पोर्ट्स के नाम पे बॉयज़ ही गेम्स खेलते थे। टूर्नामेंट्स में सिर्फ बॉयज़ को ही ले जाते थे, क्योंकि मैडम हमारी थोड़ी स्टीरियोटाइप्ड रहती हैं, अभी भी रहती हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि गर्ल्स को बाहर ले जाना बहुत ही स्टिग्मा। हम पहली बार 12th में बाहर गए थे, आई रिमेम्बर, खो खो खेलने के लिए। तो भाई इतनी मुश्किल से, इतनी जद्दोजहद से गए थे, उस पर भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स थी। तो मतलब खुद नहीं, आप भी अपने स्कूल के बारे में सोच सकते हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके स्कूल का कैसा स्पोर्ट इकोसिस्टम रहा है। अब तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। स्कूल से निकले 5-7 साल हो गए, तो काफ़ी अच्छा हो गया। तो मोस्ट ज़्यादातर फैसिलिटीज़ जो हैं वो जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करती हैं, वो सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका। इसलिए वहीं से ज़्यादातर हमारे एथलीट्स आते हैं। अभी हमने देखा होगा चेस ओलंपियाड चल रहा था और वहाँ से हमने काफ़ी सारे गोल्ड मेडल जीते। तो भाई वहाँ पे, क्योंकि ऐसा स्कूल है, स्कूल का नाम याद नहीं आ रहा है, जहाँ जिसको चेस कैपिटल स्कूल भी कहते हैं, वहाँ से चेस के इतने सारे ग्रैंड मास्टर्स दिए हैं इंडिया ने। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट को भी देखें तो नॉर्थ ईस्ट में भी स्पोर्ट्स का काफ़ी अच्छा माहौल है। फिर आते हैं गवर्नेंस इशू। जो स्पोर्ट्स की गवर्नेंस है वो मोस्टली ऑन डोमिनेट करता है पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। और ज़्यादातर वहाँ पे करप्शन और अनएथिकल कंडक्ट की वो जो गवर्नेंस है वो शिकार है। अगर हम एग्जांपल लें जनवरी 2023 का, तो कुलभूषण कुमार जी पर कितना बड़ा एलिगेशन लगा हुआ था। ओलंपिक मेडलिस्ट ने अक्स किया था, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनके प्रेसिडेंट भूषण सिंह, ऐसी कुछ नाम था उनका, उन पे कि उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट किया हुआ है कोचेस ने, है ना। और उसके बाद कितना पॉलिटिकल आउटरीच रहा। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात तो ये थी कि जब विनेश फोगाट जी वहाँ से डिस्क्वालीफाई हुई, तो हमारे इंडिया के ही काफ़ी सारे लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, कह रहे थे कि कर्मा हिटेड। भाई ये कैसी बात होती? ठीक है, जो भी था सच। वैसे तो आई डोंट बिलीव कि इसमें कोई पॉलिटिक्स रही होगी, है ना, कि उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट वाला केस लगाया होगा, क्योंकि आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा कि कैसे लोग बाग अफेक्ट करते हैं ना स्पोर्ट्स में।
तो भाई मतलब लोग इतने इनसेंसिटिव हैं कि कोई भी इंसान जिसने अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है किसी एक स्पोर्ट्स में डेडिकेट किया, अगर वो मेडल ला रही है देश के लिए, वो किसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, कह रहे हो कर्मा, क्योंकि आपने एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पे स्ट्राइक्स जो मतलब स्ट्राइक्स तो नहीं, यहाँ पे अपना रिजेंटमेंट दिखाना ओपनली अलाउड है, वहाँ पे अगर उन्होंने अपनी बात रखी तो लोगों ने उस चीज़ को सिर्फ ऐसे कह दिया, तो बहुत ही गलत बात है। इतना इंसेंसिटिव किसी को नहीं होना चाहिए, है ना। तो गवर्नेंस इशू है, फिर आता है मिस मैनेजमेंट ऑफ एथलीट। जैसे कि हम देखेंगे जैसे तैसे लोग बाग पहुंच भी रहे हैं एथलीट ओलंपिक्स में, तो देखें एग्जांपल विनेश फोगाट जी का ही डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ 100 ग्राम्स ऑफ ओवरवेट के कारण उनका एक पोटेंशियल गोल्ड मेडल जो है वो मिस हो गया हमारे इंडिया का। तो ये एक गोल्ड मेडल मिस होना तो एक सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट थिंग ये है कि हमारे इंडिया की जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या फिर जो भी स्पोर्ट्स गवर्नेंस है उसको उस पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का टैग लग जाएगा। हाँ, कि इतने उस लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे आके आपने ध्यान नहीं दिया कि 100 ग्राम्स वजन जो है वो हमारे प्लेयर का बढ़ गया है। फिर एक ऐसे ही केस था अंतिम फंगल सी का, जिन्होंने जो एग्जॉस्ट हो गई थी क्योंकि उनको वेट लूज़ करना था, उनका बढ़ रहा था, तो उन्होंने ना 48 आवर्स जो है वो उन्होंने भूखी रही, उन्होंने फास्टिंग किया। और जब उन्होंने फास्टिंग किया और जब उनका वेट तो उनका काम हो गया तो वो क्वालिफाई तो हो गई, लेकिन जैसे ही वो मैदान में उतरती हैं वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी और देयरफॉर शी लॉस्ट। फिर अदर दूसरे चैलेंजेस क्या हैं, अवेयरनेस ही नहीं है स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं स्पोर्ट्स को लेके उसको लेके भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। फिर कोचेस और कोचिंग स्टाफ की जो है उसकी भी शॉर्टेज है, जेंडर डिस्पैरिटीज़ हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि हमारे स्कूल में क्या होता था कि ठीक है जैसे तैसे स्पोर्ट्स का माहौल थोड़ा बहुत बना तो बॉयज़ को ज़्यादा था, गर्ल्स को तो बिल्कुल ही नहीं था। फिर इन एडुकेट अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट, ये भी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ये सारी जो है हमारी स्पोर्ट्स की इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज करती हैं, जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। अब हम देखते हैं कोई भी इनिशिएटिव जो कि हमारे इंडिया ले रहा है स्पोर्ट इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए। तो पहला है बजटरी सपोर्ट। तो बजटरी एलोकेशन किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के द्वारा, वो डबल कर दिया गया है। अगर हम 2014 से 2024 तक का देखें तो अभी तक हमने जो बजट एलोकेट होता आता था हमेशा से, उसको हमने डबल कर दिया। फिर खेलो इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें एथलीट्स का ग्रास रूट लेवल पे और उनको एलिट लेवल्स पे डेवलप भी कर सकें। और फिर खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति प्रोग्राम, देखो इसमें से तो मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा ज़्यादातर, लेकिन जो है आपको इसमें मेंस में प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, मेंस में तो क्वेश्चन आता है अगर स्पोर्ट्स को लेके, तो आपको कीर्ति टॉप और ये खेलो इंडिया प्रोग्राम इन सबको जो है कोट करना ही करना है। इससे आपका आंसर बहुत ही यूनिक ऑथेंटिक लगेगा। तो खेलो इंडिया राइजिंग आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति, इधर हम क्या करेंगे, हम स्कूल चिल्ड्रंस पे एम करता है ये प्रोग्राम। कीर्ति जो है वो स्कूल चिल्ड्रंस पे एम करता है 9 से लेके 18 ईयर्स के। तो वहाँ पे टैलेंट को हंट करेंगे हर एक कंट्री के, हमारी कंट्री के हर एक कॉर्नर से कि भैया कौन स्टूडेंट जो है वो खेलने में अच्छा है। फिर मेन स्ट्रीमिंग करना है स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका फिट इंडिया मूवमेंट है ना। यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ हमने स्पोर्ट्स एजुकेशन को इंटरलिंक्ड कर रखा है। फिर आता है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड स्कीम। जो स्कीम है ये फंड करती है डेवलपमेंटल ग्रुप ऑफ एथलीट्स को, जो कि मेडल हु आर मेडल प्रोस्पेक्ट्स फॉर ओलंपिक गेम्स, जो भी मेडल लाने की क्षमता रखते हैं उनके लिए, उन लोगों के लिए स्कीम जो है वो फंडिंग करती है। कॉर्पोरेट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इस फंड में। फिर आता है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स, जो कि प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंस, जैसे कि फंडिंग हो गई, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो भी रिक्वायर्ड होते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर, टॉप टियर कोचिंग और मंथली अलाउंस इंडिया के टॉप एथलीट्स को। तो भाई इस ताकि मालूम है कि एक बार हम अगर एथलीट बन गए, चलो कोई इंसान है कोई बच्चा है वो पढ़ने में वीक है बट वो खेलने में अच्छे हैं। जैसे आपने पैरा ओलंपिक्स में देखा होगा कि अभी एक उनका नाम याद नहीं आ रहा हमें, वो ना ब्लाइंड है वो, और वो रनिंग एथलीट है। तो उनके हस्बैंड ने उनको मेहनत करा के और उनको ओलंपिक्स में भेजा था, पैरा ओलंपिक्स में भेजा था। अभी तो ऐसे कोई भी अगर लोग हैं या बच्चे हैं उनको मालूम है कि अरे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं लेकिन वी रियली वांट टू एस इन आवर लाइफ, तो वो अपने
टैलेंट को ढूंढ सकते हैं। अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो उनको ये भी रहेगा कि देखो अगर हम एक टॉप एथलीट बन जाते हैं तो हमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से मंथली अलाउंस, टॉप टियर कोचिंग, इंटरनेशनल एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उनके पेरेंट्स भी उनको मना नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा है सब कुछ नौकरी जैसा कुछ मिलेगा तो फिर वो उनको भेजेंगे। फिर आता है वन स्कूल वन स्पोर्ट पॉलिसी की, है ना। तो ये इनिशिएटिव किसका है? अब क्वेश्चन आ सकता है कि वन स्कूल वन स्पोर्ट पॉलिसी जो है वो किसका है? तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। किसके लिए है? ये सैनिक स्कूल्स के लिए है कि वो एटलीस्ट एक स्पोर्ट डिसिप्लिन पे जो है वो फोकस करें और वहाँ से हम हर एक स्टेट और यूटी का, तो वहाँ से हम जो टैलेंट है उसको उठा सके। फिर आता है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, किस पे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे डेटा एनालिटिक्स आर बीइंग यूज, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट द स्पोर्टिंग अक्यूमेंट एंड देन तो वे पर भी, हाँ, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, कि डेटा एनालिटिक्स बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो स्पोर्टिंग अक्यूमेंट है हमारा ना, जो कुशाग्र बुद्धि है स्पोर्टिंग की, उसको हम प्रोडिक्ट कर सकें एस्पायरिंग एथलीट्स में। जो भी एस्पायरिंग एथलीट्स हैं वो किस मतलब क्या लेवल है उनका, वो हम उनका मतलब एक डेटा बना लें, इतने सारे हमारे एथलीट्स हैं और उनमें से मतलब किस किस का क्या क्या लेवल है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। फिर वे अहेड क्या है, अगर हम इंडिया के स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो पहला क्या है, ड्राइविंग माइंडसेट चेंज। अभी क्या होता है हमारे इधर ना एक बहुत ही प्रोमिनेंट कहावत है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे पहाड़, ऐसे ही कुछ है ना। हाँ, ऐसे ही कुछ है। तो भाई ये जो है इस चीज़ को ऐसी कुछ है, आप लोग जानते होंगे। तो ऐसी ये सारी जो चीज़ें हैं हमको उनको हटानी है, बल्कि पेरेंट्स को हमको ये विश्वास दिलाना होगा, अवेयर करना होगा कि कितने फ़ायदे हैं अगर उनका बच्चा जो है एक नेशनल लेवल या स्टेट लेवल एक्रेडिटेशन स्पोर्ट्स में ले लेता है तो, क्योंकि इसके बेसिस पे जॉब्स में भी रिजर्वेशन है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन है ना। और सेपरेटली जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी अपने स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स में इंक्लूड करना चाहिए उनके एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, ताकि उनके एम्प्लॉयज़ की जो हेल्थ वेलनेस है वो मेंटेन रहे। आपने अगर एग्जांपल देखा होगा, देखो अगेन आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट पर्सन, लेकिन वो एक आईएएस ऑफिसर है और अभी वो पैरालंपिक्स में गए थे शायद बैडमिंटन के लिए। तो अगर आप उनका नाम जानते हैं तो नीचे कॉमेंट्स में लिख सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है, आपने धोनी, एम एस धोनी जी जो है वो इनका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कैसे वो एक टिकट कलेक्टर ही थे और फिर उनका जो रेलवेज जो थे उन्होंने उनका टैलेंट को पहचाना और फिर हमको इतने बढ़िया क्रिकेटर जो है इंडिया को वो दे रखा है उन्होंने। तो ऐसे काम होना चाहिए। तो फिर देन आता है हमारा जो टैलेंट पूल है उसको इंक्रीज़ करो। कैसे? जो यंगर टैलेंट पूल है उसको नरिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स खिलाओ। देखो जब टूर्नामेंट्स होते हैं ना तो बच्चों को खुद में भी बहुत अच्छा लगता है खेलने में, हार हो रही है जीत हो रही है, देन दे ट्राई टू मेंटेन देयर सेल्फ और फिर वो खेलने में घुस जाते हैं। फॉर एग्जांपल मी, आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल एंड खो खो इन माय स्कूल टाइम, तो काफ़ी अच्छा लगता था। एंड फिर कम्युनिटी बेस्ड स्पोर्ट्स प्रोग्राम आप कर सकते हो, प्रमोट न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। जो सोशल बैरियर्स और जेंडर इनइक्वालिटी है स्पोर्ट्स को, उनको भी आप एड्रेस करना चाहिए। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, ये किसका इनिशिएटिव है? केरला गवर्नमेंट का। तो कहीं पे भी स्पोर्ट इकोसिस्टम या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है या गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप केरला गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव वन पंचायत वन प्लेग्राउंड जो है उसको कोट कर सकते हो। अगर पंचायत में भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको कि कैसे पंचायत जो है केरला की वो कोशिश कर रही है स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को बढ़ाने की। तो सोचो एक तीर से तीन निशाने। अगर पंचायत पे आता है तो लिख सकते हो, गवर्नेंस पे आता है तो लिख सकते हो, और स्पोर्ट्स पे आता है तो आपको लिखना ही लिखना है कि वन पंचायत वन प्लेग्राउंड किसका इनिशिएटिव है? केरला गवर्नमेंट का है, जहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। इसी सारे स्टेट के अक्रॉस जो है वो प्रमोट करना चाहिए हमें, है ना। और ये इससे क्या होगा, जब वन पंचायत वन प्लेग्राउंड को हम अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे स्पोर्टिंग कल्चर जो है वो ग्रास रूट लेवल पे प्रमोट होगा। फिर आता है वन स्टेट वन स्पोर्ट पॉलिसी, ठीक है। रीजन स्पेसिफिक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, जहाँ जहाँ के भी जो भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं वहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, जिससे मास पार्टिसिपेशन हो और लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बढ़े। देखो स्पोर्ट्स, देखो एक
बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपने लगान मूवी देखी होगी तो कैसे वो सोशल बैरियर्स को तोड़ते हैं, स्पोर्टिंग कचरा करके उसमें एक वो रहते हैं और वो हर तबके के लोगों को लाते हैं खेलने के लिए, अनटचेबिलिटी उससे दूर होती है, लोग वह कैसे स्टिग्मास दूर करते हैं, विमेन भी वहाँ पे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है ना, स्पोर्ट्स एक होलसम चीज़ है। आप साथ में खाना बैठना, एक टीम स्पिरिट आप में आती है। इसलिए ये सारी बातें आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। देन आता है हमारा लोकलाइज स्पोर्ट्स मेगा इवेंट्स। जितने भी देखो आप क्या कर सकते हैं, मेगा इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लोकल लेवल्स पे, जैसे कि रूरल ओलंपिक्स। ये राजस्थान गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ना। ये इसको भी आपको लिखना है, इसको पूरी कंट्री वाइड हमें प्रमोट करना है। जब भी स्पोर्ट्स पे कोई एग्जाम्पल आए तो आप अभी यहीं पर याद कर लीजिए, अपने ब्लड्स में इनहिबिट कर लीजिए कि कभी भी स्पोर्ट में क्वेश्चन आएगा कि यू हैव टू राइट राजस्थान गवर्नमेंट का मॉडल, है ना, जहाँ पे वो रूरल ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, और एक केरला गवर्नमेंट का मॉडल वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। फिर आता है इम्प्रूविंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ फॉर स्पोर्ट्स फेडरेशन। हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस में प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट जो है टॉप पोजीशंस पे, उसको फैसिलिटेट करेंगे। इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट, हम किसी भी फेडरेशन पे ऐसा विश्वास नहीं करेंगे या फिर कुछ भी जिससे जो खिलाड़ी हैं उनका असॉल्ट हो सके। और ट्रांसपेरेंसी लाएंगे प्रोसेसिंग में, फंक्शनिंग में, फेडरेशंस की फंक्शनिंग में और पॉलिसी मेकिंग में भी। फिर आती है कॉर्पोरेट फंडिंग फॉर द स्पोर्ट्स। आपने देखा होगा CSR के बारे में आप लोग जानते होंगे, इकोनॉमी में अगर आपने नहीं पढ़ा तो जान लें कि हर एक कंपनी है ना कुछ क्राइटेरिया रहता है। पिछले साल था ये टॉपिक, अगर अभी हम आपको उसमें से थोड़ा प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन बता देंगे आगे जब भी हमारा प्रीलिम्स आएगा तो, कि CSR क्या होता है। तो CSR ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनीज़ के ऊपर, फर्म्स के ऊपर, ठीक है। तो ये अपना जो मनी है वो NGOs को दे सकते हैं। तो इन्हें इंसेंटिवाइज तो फिर NGOs को देते हैं, तो हम लोगों को NGOs को इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, जो कि स्पोर्ट्स को, स्पेशलाइज स्पोर्ट्स को प्रमोट करें ऑल ओवर कंट्री में। तो NGOs होंगे काफ़ी ज़्यादा, तो CSR जो भी है वो अपना पैसा जो है वो उनको दे सकते हैं। फिर आता है सपोर्टिंग मल्टीपल डिसिप्लिन्स, जैसे कि इंडियन कॉर्पोरेट्स जो हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं IPL में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंसिस्टेंट पब्लिसिटी मिलती रहती है। तो हमें IPL जो है, जैसे कि अदर गेम्स अभी क्या है, क्रिकेट के लिए हम अगर IPL हम बोलें तो हमारे मन में, छोटे बच्चों के मन में जो क्रिकेट ही आता है, लेकिन हम बाकी गेम्स जैसे कि बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, है ना, और इनको प्रमोट कर सकते हैं स्पॉन्सरिंग लीग्स के थ्रू। इससे क्या होगा, टीम्स वगैरह ये बनाएंगे हम, फिर स्पोर्ट फैसिलिटीज़ भी बिल्डअप होंगी, ठीक है। ऐसी चीज़ें हमें क्या करना है, एंकरेज करनी है। फिर है इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, इम्प्लीमेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक्स फॉर न्यूट्रिशनिस्ट एंड सपोर्ट स्टाफ ऑफ एथलीट्स। हमें इम्प्लीमेंट करना होगा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, किसके लिए, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स न्यूट्रिशनिस्ट के लिए, और सपोर्ट स्टाफ चाहिए एथलीट्स के लिए, और उनको फिक्स करना है अकाउंटेबिलिटी फॉर लास्ट मोमेंट मिसमैनेजमेंट। जैसे कि क्यों बोला है इन्होंने, अभी विनेश फोगाट जी का अगर हम देखें तो इसमें न्यूट्रिशनिस्ट की जिम्मेदारी थी ना, कि उनको उनका देखना था क्या वेट है क्या नहीं है, तो इसके लिए उनको अकाउंटेबल होना चाहिए भाई। तो जब अकाउंटेबिलिटी उनको मालूम रहेगा कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो मेरे सर पे आएगी भाई, तो वो अपना काम बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगी। अब हम ओलंपिक्स गेम्स के बारे में देख लेते हैं। तो ओलंपिक गेम्स जो है वो 1896 में एथेंस ग्रीस में शुरू हुए थे, जहाँ पे 40 नेशंस के साथ ये शुरू हुए थे। 9 स्पोर्ट्स, 14 नेशंस 9 स्पोर्ट 1896 में। और ये गेम जो है वो हर 4 साल में होते हैं। अभी ऊपर बताया था, पहले मोटो क्या था, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, ठीक है। ये एम था ओलंपिक मूवमेंट का ऑन एथलेटिक, टेक्निकल और मोरल एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से। ओलंपिक फ्लैग कब इंट्रोड्यूस किया गया था, या शुरुआत से ही ओलंपिक फ्लैग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, नहीं। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता तो ये 1920 में जो है फ्लैग फीचर्स जो है, जहाँ पे ऐसे 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स जो है वो सिम्बलाइज करती है वर्ल्ड के 5 हिस्सों को, जो कि ओलंपिक मूवमेंट में प्रिवेल करते हैं। फिर है ओलंपिक फ्लेम, ये सिम्बलाइज करती है एक फायर की पॉजिटिव वैल्यूज़ को, है ना। एक एंड ये ओलंपिक टॉर्च लाए के साथ, देखो कभी भी क्या होता है, जैसे कि इंडिया जो है वो होस्ट करने वाली है ओलंपिक्स 2036 में, है ना, आई गेस 2036 में करेगी। तो ये जो फ्लेम है ना, हमें ऑल ओवर द कंट्री में घुमानी होगी कुछ मंथ्स पहले, ठीक है। हमें ये ऐसा करना होगा। फिर पेरिस 2024 जो है, इसमें 4 एडिशनल स्पोर्ट्स भी ऐड हो गए थे, जैसे कि ब्रेकिंग, है ना, और
स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी इस्टेब्लिश किया गया था 1983 में। 1896 में ओलंपिक स्टार्ट हुए, 1983 में जो है इसका CAS जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया गया था, ताकि लीगल प्रॉब्लम किसी भी एथलेटिक को अगर आती हैं तो वो यहाँ पे जाके न्याय मांग सकता है। ये पेरिस कन्वेंशन के अंडर रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, साइंड बाय IOC इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी अमंग अदर्स। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया। फिर हम इंडिया और ओलंपिक्स के बारे में देख लेते हैं कि इंडिया जो है पहली बार कब पार्टिसिपेट करता है। ये 1900, जी हाँ, आज़ादी से पहले से हम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं, जिसने एंग्लो इंडियन नॉर्मन पिचयार्ड जो है उसको दर्शाया था। फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बनी थी? 1927 में, जी हाँ, ये आज़ादी से पहले बनी थी। सर दोराबजी टाटा जो है इसके प्रेसिडेंट थे, और ये रिकॉग्नाइज की गई थी IOC द्वारा सेम ईयर में। अब क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म की गई थी 1927 में और रिकॉग्नाइज की गई थी 1929, या फिर कोई भी डेटा दे दे, तो आपको याद रखना है कि नहीं, 1927 में ही फॉर्म हुई थी और रिकॉग्नाइज भी सेम ईयर में की गई थी। फिर IOA जो है वो कोऑर्डिनेट करती है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ। फिर ठीक है, किसके रिलेटेड ये कोऑर्डिनेट करती है कि कौन कौन से मेंबर्स, कौन कौन से टीम्स जो है हमें ओलंपिक्स में भेजनी है या फिर इंटरनेशनल गेम्स में भेजनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे इंडिया के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के बारे में। तो सोचो, आपको मालूम है, अगर आपने PYQs देखे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और आपको मालूम है स्पोर्ट्स जो एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर अभी पिछले साल तक क्वेश्चन नहीं आए तो आगे आना ही आना है। ये हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है और हमेशा ये न्यूज़ में रहने वाली चीज़ भी है। अगर ये आपसे मेंस में नहीं पूछेंगे तो आपको इंटरव्यू में तो ये पूछ लेंगे, है ना। आपने देखा होगा इंटरव्यूज़ में कैसे कुछ क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर अभी तक आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रखा होगा स्पोर्ट्स के बारे में, न्यूज़ को फॉलो नहीं करी होगी, तो देखो इस आर्टिकल के थ्रू आपका एक बेस बन गया। अब कभी भी इंडिया के स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप अपने नोट्स में चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं, पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यही फ़ायदा होता है मैगज़ीन पढ़ने का और नोट्स बनाने का। ठीक है, आई बात समझ में आपको? तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें। और हाँ, नोट्स बना लिए हैं तो ये भी बता दें आप कमेंट में, जिससे फिर अब हमारा ये सोशल इश्यूज़ कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट जल्दी से कंप्लीट करके साइंस एंड टेक नहीं करेंगे, हम उसको हम PT से ही करेंगे डायरेक्ट, और अगर हुआ तो बीच में हम साइंस एंड टेक भी कर लेंगे। अभी टाइम नहीं है क्योंकि जुलाई, हमें अगस्त भी शुरू करना है। फिर हम आर्ट एंड कल्चर जल्दी से कंप्लीट करके पर्सनालिटीज़ एंड न्यूज़, प्लेसेस एंड न्यूज़ करके फिर हम अगस्त की मैगज़ीन पे फटाफट जंप करेंगे और उनको कंप्लीट करेंगे। जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे हमारी 6 मंथ्स की मैगज़ीन कंप्लीट हो जाएंगी। एंड अगर हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है इन वीडियोस पे तो हम कोशिश करेंगे मतलब जून का तो हमारा काफ़ी सारा, अगर आपने देखा होगा कि प्लेलिस्ट में हमने जून के भी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर रखे हैं। जून को भी हम कंप्लीट करा के अप्रैल और मई भी कंप्लीट करा देंगे। तो अगर बस आपको क्या करना है, वीडियोस देखना है और नोट्स बनाना है, बस इतना करते जाना है और बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।